नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी शिवराज के साथ। आज की जो कहानी है वो हमें मुंबई के कर्जत यहाँ रहने वाले विनायक जी ने भेजी है। कहानी शुरू करने से पहले मैं उन सभी दोस्तों को ये बताना चाहूँगा जिनका ये सवाल है कि मैं कहानियाँ क्यों नहीं ला रहा, या जिन्होंने मेरा पिछला लाइव स्ट्रीम नहीं देखा है, या फिर जो नहीं जानते उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि पिछले महीने में मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण मैं अस्पताल में भर्ती था। पिछले हफ्ते ही मेरा ऑपरेशन हुआ है और मैं घर आया हूँ। एक और बात कि अभी फिलहाल मैंने फिर से कहानियों पर काम करना शुरू जरूर किया है, लेकिन अभी मेरा सिर्फ एक हाथ ही काम कर रहा है, इसलिए ठीक होने तक शायद मैं ज़्यादातर छोटी कहानियों पर ही काम कर पाऊंगा। तो चलिए अब आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विनायक है और मैं कर्जत में रहता हूँ। मैं शिवराज जी के माध्यम से अपनी आप बीती आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि यहाँ सुनने वालों में ऐसे कितने लोग हैं जो भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, क्योंकि किसी की बात पर विश्वास करना या न करना ये इंसान के निजी अनुभव पर आधारित होता है। एक डरावना अनुभव मुझे भी हुआ था साल 1997 में। मेरा मानना है कि ऐसे भयानक अनुभव हर किसी को नहीं होते, लेकिन अगर आप किसी गलत समय किसी गलत जगह पर हो तो आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जो वास्तव में बहुत खौफनाक होती है। मुझे याद है कि 1997 में मैं क्रिसमस की छुट्टियों में अपने मामा के घर चला गया था। उन दिनों मेरा मामा मुंबई के माहिम इलाके में रहता था और उनका घर एक झोपड़पट्टी में था। मतलब आप सब लोग जानते ही होंगे कि झोपड़पट्टी में घर और माहौल कैसा रहता है। मतलब सब मकान एक दूसरे को सटकर बने होते हैं, किसी का कोई आकार नहीं होता। कोई मकान छोटा तो कोई बड़ा, कोई एक मंजिला तो कोई नाटा। झोपड़पट्टी का हर मकान उसमें रहने वाले की हैसियत बताता है। यहाँ उनकी एक अलग ही दुनिया होती है। तो मेरे मामा का जो मकान था वो एक मंजिला था। ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए बाहर से सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जैसे कि आमतौर पर होती है, लोहे की सीढ़ियाँ जो अक्सर झोपड़पट्टी के मकानों में देखी जाती है। तो उन दिनों मैं और मेरे मामा का लड़का हम मस्त छुट्टियाँ मना रहे थे। वो भी तब 11वीं कक्षा में था और मैं भी। दिन भर हम क्रिकेट खेलते थे और रात में बस यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ घूमते रहते थे। उस वक्त कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा था जिसमें मामा के लड़के के कॉलेज के दोस्तों ने हिस्सा लिया था। तो एक दिन हुआ ये कि अचानक से मामा का लड़का ऋषभ बीमार पड़ गया, तो उसकी जगह उनकी टीम ने मुझे खेलने के लिए कहा। उस दिन टूर्नामेंट में झगड़ा होने के कारण मैच रात भर चला। मतलब जो मैच 9-10 बजे तक खत्म हो जाते थे वो उस रात खत्म होने में 12 से 12:30 बज गए। अब ऋषभ और मैं हम ऊपर की मंजिल पर ही सोते थे और मामा मामी नीचे के कमरे में। तो रात मैच खत्म होने के बाद मैं मामा के घर जाने के लिए निकल पड़ा। ऋषभ के कॉलेज के दोस्त मेरे भी दोस्त बन गए थे, तो उनके साथ चलते बातें करते कितना वक्त गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। रात के 2:30-3 बज रहे थे और उस वक्त मैं गली के सामने था। अब वो जो झोपड़पट्टी थी बहुत ही संकरी जगह थी, जैसे कि आमतौर पर झोपड़पट्टी में देखी जाती है। मतलब मुख्य रास्ते से एक संकरी गली से अंदर जाने पर एक जगह आगे 2 गलियारे निकलते थे और उसी जगह पर एक दुकान थी जिसका लाइट रात भर जलता रहता था। अब मैं रास्ते से गली के अंदर चला गया और ठीक उस दुकान तक पहुंच गया जहां दुकान का बल्ब जल रहा था। बल्ब की रोशनी दोनों गलियों में पड़ती थी। मेरे मामा का मकान बाएं हाथ की गली में आगे था, तो दाएं हाथ की गली में ज़्यादा मकान नहीं थे, पर वहाँ सबसे आखिर में उस इलाके का सार्वजनिक शौचालय था और ठीक उससे पहले एक नलका था जहाँ वहाँ के आसपास के लोग पानी भरा करते थे। अब वो दोनों जगह काफ़ी आगे होने के कारण वहाँ तक बल्ब की रोशनी बहुत कम पहुँचती थी। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने सोचा कि घर जाने से पहले टॉयलेट होकर जाता और टॉयलेट से आने के बाद मामा के घर चला जाऊँगा। पर जैसा ही मैं दाएं हाथ की गली के अंदर घुसा, कुछ कदम आगे जाने पर मुझे छपाक छपाक की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो आवाज़ सुनकर एक पल के लिए मैं अपनी जगह पर ही रुक गया और मैंने थोड़ा गौर से देखा। सामने की तरफ आगे धुंधली रोशनी में मुझे इतना कुछ नज़र तो नहीं आ रहा था, पर वहाँ नलकी के पास कोई औरत थी। वो वहाँ बैठी हुई कुछ कपड़े वगैरह धो रही थी। उसे देख मैं कुछ देर वहीं रुका रहा और सोचने लगा कि वो औरत इतनी रात में इतने अंधेरे में यहाँ क्या धो रही है। वहाँ इतने अंधेरे में उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता होगा और नहीं इस वक्त नलके को पानी आता है। मैंने मन ही मन में सोचा शायद ये कोई पागल औरत होगी।
और फिर से मैं कुछ कदम आगे बढ़ा। और जैसे ही मैं कुछ कदम आगे बढ़ा, मुझे अब उसके हल्के हल्के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। अब की बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ऐसा नज़ारा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। एक तो कपड़े धोने की आवाज़ और उसी के साथ रोने की आवाज़, आसपास अंधेरा और अजीब सा माहौल। अब असल में मैं आगे न गया होता तो अच्छा होता। मुझे ये पागलपन करना ही नहीं चाहिए था। पर पता नहीं उस वक्त मैं क्या सोच रहा था। शायद मुझे टॉयलेट बहुत ज़ोर की आई थी और इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से टॉयलेट होकर निकल लूँगा। मुझे वैसे भी क्या लेना देना है कि वो औरत कौन है। उस वक्त मैं एकदम धीमे कदमों से दीवारों से सटकर चल रहा था। वो औरत इतने ज़ोर ज़ोर से तो नहीं रो रही थी, पर उसकी मुसमुसाहट की आवाज़ मुझे डराने के लिए काफ़ी थी। मैं उसके पास से जाते हुए उसे तिरछी नज़र से देख रहा था कि वो आखिर क्या कर रही है। कुछ कदम आगे गुजरते ही वो एकदम से उठ खड़ी हो गई। उसकी वो मामूली सी हरकत से मेरे अंदर सनसनाहट सी दौड़ गई और मैं तेज़ी से चलते हुए टॉयलेट की तरफ चला गया। मैंने झट से टॉयलेट का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बस खड़ा था, क्योंकि उस वक्त तक मैं इतना डर गया था कि मैं अपने आप को ही कोसने लगा था कि मैंने ये क्या पागलपन कर दिया है। 4-5 मिनट तक मैं बस खड़ा रहा। मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था और मैं वही कुंडी को पकड़े हुए बस खड़ा था। टॉयलेट के अंदर ज़रा सी भी रोशनी नहीं थी। एक जो बल्ब था वो भी टॉयलेट के बाहर पतरे की छत से लटक रहा था और उसकी पीली रोशनी की किरणें लकड़ी की दरवाज़ों की दरारों से अंदर आ रही थी। मेरा अब दम घुटने लगा था। मुझे वहाँ खड़े हुए करीबन 10 मिनट हो चुके थे और कहीं कोई आवाज़, कोई हलचल नहीं सुनाई दी। इसलिए मैंने अपने आप को शांत किया, समझाया और टॉयलेट से बाहर निकलने का निर्णय लिया। मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा धीरे से खोला। सब कुछ शांत था। मैं बाहर आया और दाएं बाएं देखा। फिर मैं शौचालय की दीवार के पीछे छुपकर खड़ा रहा और मैंने वहीं से धीरे से छुपकर उस अंधियारी गली में देखने की कोशिश की। मैं देखना चाहता था कि वो औरत कहाँ है और अब क्या कर रही है। पर सच कहूँ दोस्तों, मैंने वहाँ जो देखा उसे देख मेरे सिर्फ रोंगटे ही खड़े नहीं हुए, बल्कि मेरी जान निकल गई। मैंने देखा कि वो औरत एकदम सीधी खड़ी थी और ठीक मेरे जैसे गर्दन झुकाकर मेरी तरफ ही देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे बाहर निकलने का इंतज़ार कर रही है। उसकी वो भयानक नज़र मैं कभी नहीं भूल सकता। भले ही पीछे दुकान की बल्ब की रोशनी से उसका चेहरा मुझे नज़र नहीं आ रहा था, पर उसका आकार दिखाई पड़ रहा था और उस अंधेरे में उसकी आंखें सफ़ेद चमक रही थी। उसे देख मेरा दिल बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं इतना डर गया था कि मैं खड़े खड़े ही कांपने लगा था। मैं अजीब सी आवाज़ में चिल्लाने लगा, वहीं खड़े होकर रोने लगा कि कोई मेरी आवाज़ सुनकर मदद के लिए आ जाएगा। पर जैसे ही मैं चिल्लाने लगा, वो औरत दौड़ते हुए पास के एक कमरे में गायब हो गई। हैरानी की बात यह थी कि उसका दरवाज़ा बंद था और फिर भी वो वहाँ से अंदर चली गई थी। मैं हिम्मत कर कांपते हुए दौड़ता लड़खड़ाता हुआ वहाँ से भाग खड़ा हुआ और किसी तरह वापस चला गया। मामा के घर पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाते हुए दरवाज़ा पीटने लगा। मामा ने दरवाज़ा खोला और मेरी हालत देख वो भी डर गया। मेरी हालत को देख वो बार बार मुझसे पूछ रहा था कि क्या हुआ है, किसी ने मारा क्या, किसी के साथ झगड़ा हुआ क्या। पर मैं जवाब देने की हालत में ही नहीं था। मैंने जो कुछ देखा था उससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता था। मेरे मुंह से तब शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मुझे अचानक से तेज बुखार चढ़ गया था। मामा ने तुरंत मुझे उठाया और सरकारी अस्पताल लेकर चला गया। उसे लगा कि शायद मुझे दिल का दौरा पड़ गया है। मतलब मेरी हालत लगभग वैसे ही थी। रात भर मुझ पर इलाज हुआ, मुझे शांत कराया गया। मेरे मम्मी पापा भी सुबह सुबह अस्पताल पहुंच गए और माँ को देखने के बाद मेरी जान में जान आ गई। तब जाकर मैंने सबको बताया कि मेरे साथ हुआ क्या था और मैंने वहाँ क्या देखा था। मेरा किस्सा सुनने के बाद मेरे मामा ने मुझे बताया कि कुछ महीने पहले वहाँ एक औरत ने बीच रात में अपने पति को मार डाला था। उस पर कोयते से वार किए थे। उसके घर का दरवाज़ा खुला था और अंदर बीचों बीच उसके पति की लाश पड़ी थी। हर तरफ खून फैला हुआ था और पति को मारने के बाद वो औरत उसके खून से सने हुए कपड़े धोने के लिए रात में बाहर बैठी थी। जब आस पड़ोस के लोगों ने उसके रोने की आवाज़ सुनी तो उसकी हालत देख उनकी रूह कांप गई। लोगों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती
उस औरत ने अपने घर के अंदर जाकर खुदकुशी कर ली थी। उस दिन से वो मकान बंद है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा डरावना सा किस्सा। आज का ये किस्सा, ये कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और हाँ, जिन्होंने मेरा पिछला लाइव स्ट्रीम नहीं देखा है, उस वीडियो की लिंक मैं यहीं इसी वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, जहाँ पर मैंने मेरी ट्रीटमेंट और एक्सीडेंट के बारे में बताया है। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।